कमला हैरिस का जन्म 20 अक्टूबर 1964 ओकलैंड, कैलिफोर्निया, यूएस हुआ। कमला हैरिस के पिता, जो जमैका के थे, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, और उनकी मां, जो एक भारतीय राजनयिक की बेटी थी, एक कैंसर शोधकर्ता थी। बड़े होने के दौरान हैरिस ने अपने भारतीय परिवार के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखा और अक्सर अपनी मां और बहन के साथ दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की यात्रा की। उनकी छोटी बहन माया अंततः एक सार्वजनिक नीति अधिवक्ता बन गई। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र बीए 1986 का अध्ययन करने के बाद हैरिस ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया कॉलेज ऑफ लॉ, सैन फ्रांसिस्को, जिसे पहले के रूप में जाना जाता था, से कानून की डिग्री 1989 प्राप्त की। कमला हैरिस ने बाद में ओकलैंड में एक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी 1990 से 98 के रूप में काम किया और कठोरता के लिए ख्याति अर्जित की, क्योंकि उन्होंने गिरोह हिंसा, मादक पदार्थों की तस्करी और यौन शोषण के मामलों का मुकदमा चलाया। वह रैंक के माध्यम से बढ़ी 2004 में जिला अटॉर्नी बन गई। 2010 में वह कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल चुनी गई, 1% से कम के अंतर से जीतकर। इस प्रकार वह इस पद को संभालने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी अमेरिकी बनी। अगले वर्ष पदभार संभालने के बाद उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रदर्शन किया। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन के दबाव को खारिज कर दिया, जिसमें उनके लिए अनुचित प्रथाओं के लिए बंधक ऋणदाताओं के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी मुकदमा का निपटारा करना था। इसके बजाय उसने कैलिफोर्निया के मामले को दबाया और प्रस्ताव 8/2008 का बचाव करने से इनकार करने के कारण, जिसने राज्य में समानलिंग विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था, 2013 में इसे पलटने में मदद मिली। हैरिस की पुस्तक स्मार्ट ऑन क्राइम 2009 जोआन ओसी हैमिल्टन के साथ सहलिखित को आपराधिक पुनरावृत्ति की समस्या से निपटने के लिए एक मॉडल माना जाता था। 2012 में कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में एक यादगार भाषण दिया, जिससे उनकी राष्ट्रीय पहचान बनी। 2 साल बाद उन्होंने वकील से शादी कर लीडगलस एमहॉफ पार्टी के भीतर व्यापक रूप से एक उभरता हुआ सितारा माना जाता है। उन्हें बारबरा बॉक्सर द्वारा आयोजित अमेरिकी सीनेट सीट के लिए दौड़ने के लिए भर्ती किया गया था, जो सेवानिवृत्त हो रही थीं। 2015 की शुरुआत में हैरिस ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की और अभियान के दौरान उन्होंने आव्रजन और आपराधिक न्याय सुधार, न्यूनतम वेतन में वृद्धि और महिलाओं के प्रजनन अधिकारों की सुरक्षा का आह्वान किया। उन्होंने 2016 का चुनाव आसानी से जीत लिया। जनवरी 2017 में जब उन्होंने पदभार संभाला, तो हैरिस सीनेट में पहली भारतीय अमेरिकी और दूसरी अश्वेत अमेरिकी महिला बन गईं। उन्होंने अन्य कार्यों के अलावा इंटेलिजेंस पर सेलेक्ट कमेटी और न्यायपालिका समिति दोनों में काम करना शुरू कर दिया। वह सुनवाई के दौरान गवाहों को संबोधित करने की अपनी अभियोक्ता शैली के लिए जानी गईं, जिसने रिपब्लिकन सीनेटरों की आलोचना की और कभी-कभी व्यवधान भी डाला। जून में उन्होंने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल से पूछताछ के लिए विशेष ध्यान आकर्षित किया। जेफ सेशंस, जो 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में कथित रूसी हस्तक्षेप पर खुफिया समिति के समक्ष गवाही दे रहे थे, उन्होंने पहले उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा था। हैरिस का संस्मरण द ट्रूथ्स वी होल्ड इन अमेरिकन जर्नी जनवरी 2019 में प्रकाशित हुआ था। इसके तुरंत बाद हैरिस ने घोषणा की कि वह डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी की तलाश में है। 2020 में राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन
शुरू से ही उन्हें प्रमुख दावेदारों में से एक के रूप में देखा जा रहा था और उन्होंने विशेष ध्यान तब आकर्षित किया जब एक प्राथमिक बहस के दौरान उनका साथी उम्मीदवार के साथ विवादास्पद आदान प्रदान हुआ। जो बिडेन ने स्कूल के प्रति अपना विरोध जताया। 1970 और 80 के दशक में स्कूल बसिंग अलावा अन्य नस्ल संबंधी विषयों को लेकर आरोप लगाए गए थे। हालांकि शुरू में हैरिस का समर्थन बढ़ा, लेकिन सितंबर 2019 तक उनका अभियान गंभीर संकट में था और दिसंबर में वह दौड़ से बाहर हो गईं। उन्होंने एक हाई प्रोफाइल बनाए रखा, विशेष रूप से मई 2020 में पुलिस हिरासत में रहे एक अफ्रीकी अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद सामाजिक न्याय सुधार की एक प्रमुख वकील बन गईं। उनके प्रयासों ने कुछ लोगों को चुप करा दिया, जिन्होंने अटॉर्नी जनरल के रूप में उनके कार्यकाल की आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि वह संदिग्ध गोलीबारी सहित पुलिस कदाचार के आरोपों की जांच करने में विफल रही हैं। हालांकि अन्य लोगों को लगा कि सुधारों को अपनाना सामाजिक बदलाव के लिए जनता के बढ़ते समर्थन को भुनाने के लिए एक राजनीतिक पैंतरेबाजी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय अन्याय एक बड़ा मुद्दा बन गया था, इसलिए कई डेमोक्रेट्स ने पार्टी के संभावित उम्मीदवार बिडेन से एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला को चुनने के लिए कहा। एक जनसांख्यिकी जिसे उनके चुनाव की संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था, उनके उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में अगस्त में बिडेन ने हैरिस को चुना और इस तरह वह किसी प्रमुख पार्टी के राष्ट्रीय टिकट पर आने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई। नवंबर में वह संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली अश्वेत महिला बनी। आगामी हफ्तों में ट्रंप और कई अन्य रिपब्लिकन ने चुनाव परिणामों को चुनौती दी, मतदाता धोखाधड़ी का दावा किया। हालांकि कई मुकदमे दायर किए गए, लेकिन आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया और अधिकांश मामलों को खारिज कर दिया गया। इस दौरान हैरिस और बिडेन ने एक नए प्रशासन में संक्रमण शुरू किया, एक एजेंडा की घोषणा की और कर्मचारियों का चयन किया। दिसंबर की शुरुआत तक सभी राज्यों ने चुनाव परिणामों को प्रमाणित कर दिया था और फिर प्रक्रिया अंतिम प्रमाणीकरण के लिए कांग्रेस में चली गई। चुनाव को पलटने के लिए रिपब्लिकन से ट्रंप के बार-बार आह्वान के बीच कांग्रेस के सदस्यों का एक समूह, विशेष रूप से सीनेटरों सहित जोश हॉले मिसौरी और टेड क्रूज टेक्सास, ने घोषणा की कि वे विभिन्न राज्यों के निर्वाचकों को चुनौती देंगे। 6 जनवरी 2021 को कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही समय बाद ट्रंप समर्थकों की भीड़ ने कैपिटल पर धावा बोल दिया। इमारत को सुरक्षित करने में कई घंटे लग गए, लेकिन आखिरकार बिडेन और हैरिस को विजेता घोषित कर दिया गया। बाद में उन्होंने घेराबंदी की निंदा की, जिसके बारे में कई लोगों का मानना था कि यह ट्रंप द्वारा उकसाया गया था, अमेरिका के लोकतंत्र पर हमला के रूप में। 18 जनवरी को उन्होंने आधिकारिक तौर पर सीनेट से इस्तीफा दे दिया। 2 दिन बाद अविश्वसनीय सुरक्षा मौजूदगी के बीच हैरिस ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। बिडेन के उपराष्ट्रपति के रूप में हैरिस को लैटिन अमेरिका से अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर बढ़ते प्रवास के मूल कारणों को संबोधित करने, मतदान के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने और गर्भपात तक महिलाओं की पहुंच को संरक्षित करने का काम सौंपा गया था, जो कि डॉब्स बनाम जैक्सन महिला स्वास्थ्य संगठन में 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई राज्यों में काफी सीमित हो गया था। देखें राज्य द्वारा अमेरिकी गर्भपात अधिकार। हैरिस गर्भपात सहित पूर्ण प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार के लिए एक मुखर और प्रभावी वकील बन गईं। उन्होंने बिडेन के 2024 अभियान के हिस्से के रूप में उस विषय को जारी रखा जिसमें उन्होंने अक्सर चेतावनी दी कि ट्रंप
को फिर से चुनने से गर्भपात देखभाल तक पहुंच सीमित हो जाएगी। सीनेट के अध्यक्ष के रूप में हैरिस ने इतिहास में सबसे ज्यादा टाई ब्रेकिंग वोट डाले, जिससे लगभग 200 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। जब बिडेन ने 2024 की दौड़ से बाहर होने और हैरिस के लिए अपने समर्थन की घोषणा की, तो उन्होंने यह कहकर जवाब दिया, अमेरिकी लोगों की ओर से मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में उनके असाधारण नेतृत्व और हमारे देश के लिए दशकों की सेवा के लिए जो बिडेन को धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रपति का समर्थन पाकर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं और मेरा इरादा इस नामांकन को अर्जित करना और जीतना है।